गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से विद्यालय बंद लेकिन शिक्षण चालू की जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत आज कक्षा 9वीं के पाठ 17 जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, इसमें हम वनस्पति ऊतक और ऊतक संवर्धन के बारे में जानकारी लेंगे। हेलो। हाँ, मैं ज्ञानेंद्र राम। तो आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आपने इससे पहले वनस्पति ऊतक से पहले प्राणी ऊतक पढ़ चुके हैं। प्राणी ऊतकों की जो संरचना है, उसके कार्य है, वो थोड़ा कठिन है, लेकिन वनस्पति ऊतक ये बहुत ही आसान है और इसको आप जल्दी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं आज के लिए। ये प्राणी और वनस्पति, ये दोनों की जो वृद्धि होती है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। प्राणी और वनस्पतियों की वृद्धि के बारे में क्या एक एक विशेष चीज है कि जो प्राणी होते हैं उनकी वृद्धि एक मर्यादित उम्र तक होती है। हमारी जो हाइट बढ़ती है, वृद्धि होती है, वो एक मर्यादित उम्र तक होती है और सभी अंगों में समान होती है। ऐसा नहीं कि एक हाथ बड़ा होता है दूसरा हाथ छोटा रहता है, एक हाथ पैर बड़ा होता है दूसरा नहीं। सारे अंगों में समान होती है, लेकिन वो भी मर्यादित होती है। मर्यादित मतलब एक उम्र तक ही बढ़ती है। 15 16 17 साल तक खाली हाइट बढ़ती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है। लेकिन वनस्पतियों में ऐसा नहीं होता। वनस्पतियों की जो वृद्धि होती है वो अमर्यादित होती है। इन इनमें देखिए कि इनका एक अंग बढ़ेगा, दूसरा अंग नहीं बढ़ता है। तो आप ये जानते हैं कि ये वृद्धि इनमें एक जो वृद्धि होती है क्यों होती है? वनस्पतियों में अमर्यादित वृद्धि होने का कारण ही इनके ऊतक हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो विभाजीय ऊतक पाया जाता है, ये उनकी वृद्धि का कार्य करता है। लेकिन ये है कि ये जो विभाजीय ऊतक है, ये शरीर के सभी अंगों में समान रूप से नहीं पाया जाता। ये कुछ जगह पाया जाता है शरीर में। ये जो वनस्पतियों का जो अंग है, उसमें कहीं-कहीं पर ये पाया जाता है विभाजीय ऊतक। और जहाँ पर ये विभाजीय ऊतक होता है, उस अंग की वृद्धि होती है और जहाँ पर नहीं होता है, वो उस अंग की वृद्धि नहीं होती है। तो इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, वनस्पति के निश्चित भाग में रहने वाली विभाजीय ऊतक के कारण ही उस भाग की वृद्धि होती है। किस ऊतक की कोशिका में इस जो विभाजीय ऊतक होता है उसमें स्पष्ट केंद्रक दिखाई देता है, गाढ़ा जीवद्रव और चारों ओर पतली दीवारों वाली कोशिकाओं की झुरमुट सी रचना दिखाई देती है। आप देख सकते हैं बगल वाली आकृति में एक जैसे झाड़ियों जैसी अंदर की रचना दिखाई देती है। इस कोशिकाओं में बहुधा रिक्तिका नहीं पाई जाती, इसमें रिक्तिका नहीं होती है। ये कोशिकाएँ अत्यंत क्रियाशील होती हैं, बहुत एक्टिव होती हैं जहाँ पर ये कोशिकाएँ पाई जाती हैं। और वनस्पतियों में वृद्धि करना विभाजीय ऊतक का महत्वपूर्ण कार्य है, याद रखिएगा। वनस्पतियों में वृद्धि करना। तो पहले तो ये जान लीजिए कि वनस्पतियों में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। वनस्पतियों में ऊतक 2 प्रकार के ही खाली हम पढ़ने वाले हैं, एक विभाजीय ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक। दोनों के आंसर में कन्फ्यूज़ नहीं हो जाइएगा कि प्रश्न अगर इस तरह से पूछा गया कि वनस्पतियों में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो उसका उत्तर आपको लिखना है वनस्पतियों में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला विभाजीय ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक, बस इतना ही लिखना है। अब अब विभाजीय ऊतक में भी 3 प्रकार होते हैं, उनके तीनों प्रकार के बारे में हम जानकारी लेते हैं और फिर उसके बाद स्थायी ऊतक के बारे में जानकारी लेंगे। अ तो विभाजीय ऊतक के जो प्रकार हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। 3 प्रकार होते हैं। ये देखिए, जो विभाजीय ऊतक है उसका पहला प्रकार है प्रवोह विभाजीय ऊतक। ये इसका कार्य क्या है देखिए, ये प्रवोह विभाजीय ऊतक किस स्थान पर होता है? जड़ व तनों की शिराओं में होता है। और इसका कार्य आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ है, जड़ व तनों के घेरों का व मोटाई बढ़ाना, ये लिखा हुआ है आपकी किताब में। पेज नंबर आप देखेंगे 200 पे शायद ये दिया हुआ है। और उसके बाद दूसरा प्रकार है आंतरिक विभाजीय ऊतक। ये किस स्थान पर पाया जाता है? पत्तियों के डंठलों, टहनियों की तलहट में पाया जाता है। और इसका कार्य ये क्या कार्य करता है? पत्तियों व फूलों की निर्मिति करना, टहनियों की वृद्धि करना। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। तीसरा है पार्श्व विभाजीय ऊतक।
पार्श्व विभाजीय ऊतक होता कहाँ पर है? जड़ व तनों के पार्श्व भाग में पीछे की तरफ होता है। हाँ, और इसका कार्य आपकी किताब में दिया हुआ है, आंतरिक विभाजीय ऊतक पत्तियों के डंठल व टहनियों के तलहट। ये आप देख सकते हैं तीसरे में कि इसका कुछ कार्य नहीं समझ में आ रहा। कार्य ये होता है कि वृद्धि करना, उसकी मोटाई या घेराई बढ़ाना। तो इस तरह से दिया हुआ है, थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग मुझे लग रहा है। आप इसको थोड़ा सही कर लेंगे। पेज नंबर याद रखिएगा 200 पर है। तो ये जो कार्य है ना पूर्व विभाजीय ऊतक का, ये कहाँ होता है? जड़ व तनों में की शिराओं में होता है, और इसका कार्य में आप लिखेंगे कि जड़ व तनों की लंबाई बढ़ाता है। जहाँ पर ये पाया जाता है पूर्व विभाजीय ऊतक, ये जड़ व तनों की लंबाई बढ़ाता है। जो ऊपर जड़ व तनों के घेरे की मोटाई बढ़ाता है वो नहीं लिखना है आपको। जड़ व तनों की लंबाई बढ़ाना, ये उसका कार्य है। तो हो सकता है अगर आप किताब है आपके पास तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा, आंतरिक विभाजीय ऊतक, ये ठीक है, पत्तियों फूलों की निर्मित करना, टहनियों की वृद्धि करना, ये इसका बराबर है। लेकिन जो ये पार्श्व विभाजीय ऊतक है तीसरा वाला नीचे की तरफ, वो उसमें लिखा हुआ है जड़ व तनों के पार्श्व भाग में होता है, लेकिन इसका कार्य भी ये गलत लिखा हुआ है। इसका कार्य है जड़ों व तनों के घेरा व मोटाई बढ़ाना। किसी किसी पेड़ का देखेंगे आप कि जड़ बहुत ही मोटा होता है और उसका घेरा बहुत वो जो बहुत दूर तक उसका घेरा होता है। पीपल वगैरह का पेड़ देखिए आप, तो बहुत दूर तक उसका घेरेदार होता है। तो ये कार्य के लिए थोड़ा ये जो आपकी किताब में दिया हुआ है, इसकी इसमें चेंजेस कर देंगे आप। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेज नंबर 200 पर है, अगर आपके पास किताब है तो आप बना सकते हैं अभी, वरना इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में कर लीजिएगा। और ये हो गया विभाजीय ऊतक के 3 प्रकार। वनस्पतियों में जो विभाजीय ऊतक हम पढ़ रहे हैं उसके तीनों प्रकार के बारे में जानकारी ले ली। कौन-कौन सी 3 प्रकार हैं? प्रभव विभाजीय ऊतक, आंतरिक विभाजीय ऊतक और पार्श्व विभाजीय ऊतक। ये 3 प्रकार है। अब जो वनस्पतियों में दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार का ऊतक है स्थायी ऊतक। उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो स्थायी ऊतक ये होता है, ये विभाजीय ऊतक की कोशिका विभाजन से तैयार हुई जो नई कोशिकाएं, जब वो पूरी तरह से उनकी वृद्धि हो जाती है, तो वो विशिष्ट कार्य करने लगती है। कोई एक स्पेसिफिक जो कार्य होता है वो करने लगती है। इसी क्षमता को विभाजन क्षमता कहते हैं। याद रखिए, विभेदन इसी को कहते हैं। इस प्रकार ये स्थायी आकार, आकृति, कार्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को विभेदन, और ऐसी विभेदित कोशिकाओं द्वारा स्थायी ऊतक बनता है। ये स्थायी ऊतक के बारे में याद रखिएगा। कोशिका विभाजन से तैयार हुई नई कोशिका जब पूरी तरह से वृद्धि हो जाती है, तो उसके स्थान पर एक अपने स्थान पर वो विशिष्ट कार्य, कोई ना कोई जो उनका कार्य है वो करने लगती हैं। उस समय उनकी विभाजन क्षमता और विभाजित होने की क्षमता खत्म हो जाती है। और ये इस प्रकार से स्थायी आकार, आकृति व कार्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को ही विभेदन कहते हैं। और ऐसी विभेदित कोशिकाओं द्वारा ही स्थायी ऊतक बनता है। जो वनस्पति के दूसरे प्रकार का ऊतक है स्थायी ऊतक, वो विभेदित कोशिकाओं द्वारा ही बनता है। अब हम स्थायी ऊतक में 2 प्रकार है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। स्थायी ऊतक के प्रकार 2 हैं। पहला सरल स्थायी ऊतक और दूसरा जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है? तो सरल, अब ये जो सरल स्थायी ऊतक का क्या कार्य है, जटिल स्थायी ऊतक का क्या कार्य है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। याद रखिएगा, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक किस किस प्रकार के ऊतक का प्रकार है? स्थायी ऊतक का। 2 है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अब अ, जैसे नाम में ही पहला लिखा हुआ है सरल स्थायी ऊतक, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं। जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं आकर ऊतक का निर्माण करती हैं, तो उसे हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से सरल स्थायी ऊतक बनते हैं। लेकिन अब याद रखिएगा, इसके भी सरल स्थायी ऊतक के भी 3 प्रकार हैं। सरल स्थायी ऊतक के तीनों प्रकारों के बारे में, उनके किस भाग में पाया जाता है, उनका कार्य क्या है, उनका उप प्रकार क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले उनके नाम याद रखिए कि सरल स्थायी ऊतक के कौन-कौन से 3 प्रकार हैं। पहला है मूल ऊतक, दूसरा स्थूल ऊतक, तीसरा है दृढ़ ऊतक।
ये सरल स्थायी ऊतक के 3 प्रकार। किसमें हम पढ़ रहे हैं? स्थायी ऊतक में पढ़ रहे हैं। स्थायी ऊतक के 2 प्रकार पढ़े थे, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। और अभी हम सरल स्थायी ऊतक के उप प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सरल स्थायी ऊतक में भी आगे चल के 3 प्रकार हो जाता है, मूल ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। अब हम इन तीनों के कार्यों के बारे में आ, आगे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मूल ऊतक के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, ये मूल ऊतक की आकृति देख सकते हैं आप, कहाँ पर है? हृतिका हरित लवक के बीच में। अ, इसका कोशिकाओं का स्वरूप कैसा होता है? देखिए, पतली कोशिकीय दीवारें आंतरिक अवकाशपूर्ण जीवित कोशिकाएं होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी जीवित कोशिकाएं होती हैं। कौन से भाग में पाया जाता है? ये देख सकते हैं कहाँ-कहाँ पर मूल ऊतक होता है। जड़ों में होता है, तनों में होता है, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, वो बीज, सभी अवयवों में ये मूल ऊतक पाया जाता है। और ये इसका कार्य क्या है? रिक्त स्थान भरना। जो वनस्पतियों में जो खाली जगह होती है उसको भरने का कार्य, यांत्रिक आधार, गन्ने वगैरह का पेड़ देखिए, उनको आधार देने का, और अन्न भोजन संग्रहित करके रखने का कार्य करता है। वो जो भोजन वगैरह है वो भी जमा करके रखने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? स्थूल ऊतक करता है। अब इसका भी एक दो उसके दो प्रकार है, एक हरित ऊतक और दूसरा वायु ऊतक। हरित ऊतक क्या, आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वनस्पतियां अपना भोजन बनाती है, खाना बनाती है। तो हरित ऊतक क्या करता है? हरित ऊतक पत्तियों के मूल ऊतक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और वायु ऊतक, कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जो जल में रहती हैं, जैसे कमल वगैरह का फूल देखिए आप, वो पेड़ जो होता है वो पत्तियां पानी में होता है। और इसकी ये वायु ऊतक के कारण ही उसको तैरने में मदद मिलती है। अगर कमल के फूल में अगर वायु ऊतक नहीं होगा तो वो पानी पर तैर नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, हर ऊतक अपना विशिष्ट कार्य करता है। तो इस तरह से हमने मूल ऊतक के बारे में जानकारी ली, उसका कोशिका स्वरूप, कौन से भाग में पाया जाता है, कौन सा कार्य है, और उसका उपप्रकार। अब दूसरा जो है स्थूल ऊतक, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये देखिए, स्थूल ऊतक की आकृति देख सकते हैं आप। और इसकी कोशिकाओं के स्वरूप में देखते हैं। इसकी लंबी कोशिका सेल्यूलोज व पेक्टिन के कारण होने के इसकी कोशिका जो होती है मोटा होना, और जीवित कोशिका, जैसे हमने इसमें देखा था मूल ऊतक में मृत कोशिका थी, इसमें इसकी जो कोशिका होती है ये जीवित कोशिका होती है। और कौन से भाग में पाया जाता है ये देख सकते हैं, पत्तियों के डंठल में, तनों में, शाखाओं की तलहट में नीचे की तरफ। हाँ, ये उन भागों में स्थूल ऊतक पाया जाता है। याद रखिए, स्थूल ऊतक का स्थान कौन सा है। और ये कार्य क्या करता है? अवयवों को लचीलापन व आधार देना। जो वनस्पति के अंग हैं उनको लचीलापन, उनमें याद रखिए, वनस्पतियां देखिए, पेड़ जब हवा वगैरह आता है तो कैसे एक खूब एकदम हिल के, जितनी तेज हवा आई उतना हिल के और फिर अपनी जगह आ जाता है। ऐसा ये लचीलापन होने के कारण ऐसा हो पाता है। तो लचीलापन देने का कार्य कौन करता है? स्थूल ऊतक करता है। अब हम तीसरे प्रकार के ऊतक के बारे में जानकारी लेंगे। तीसरा है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक की आकृति देख सकते हैं, बीच में खोखलापन है। ये लिग्निन इसकी भित्तिका है। अब कोशिकाओं का स्वरूप कैसा है इसका देख सकते हैं। दोनों किनारों पर सक्रिय, देखिए पतला सा है, आप देख सकते हैं आकृति में, पतला तंतुमय व मृत कोशिका। जैसे स्थूल कोशिका में आपने जीवित कोशिका देखी थी, इसमें मृत कोशिका होती है। लिग्निन पदार्थ का होना, लिग्निन याद रखिए, इसमें ये वर्ड आना लिग्निन, इसमें लिग्निन होता है। और कौन से भाग में पाई जाती है? तना, पत्तियों की शिराएं, बीज का कठोर कवच, नारियल का बाह्य आवरण, ये यहाँ पर पाई जाती है। नारियल का जो बाहरी भाग होता है उसमें दृढ़ ऊतक पाया जाता है, कठोरता देने का कार्य करता है ये। और इसका कार्य क्या है? अवयवों की शक्ति व मजबूती देने का कार्य। अवयवों को शक्ति देता है और उनको मजबूती देने का कार्य ये दृढ़ ऊतक करता है। तो इस तरह से हमने ये जो सरल ऊतक था, सरल ऊतक के तीनों प्रकार के ऊतक के बारे में जानकारी ली। सरल ऊतक के 3 प्रकार कौन कौन से थे? मूल ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। सरल ऊतक के 3 प्रकार, मूल ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक।
तो इस तरह से तीनों के बारे में हमने जानकारी ली। अब जो स्थायी ऊतक का दूसरा प्रकार था, पहला प्रकार सरल ऊतक था और दूसरा जटिल ऊतक था, जटिल स्थायी ऊतक। तो अब हम जटिल स्थायी ऊतक की तरफ चलते हैं। जटिल स्थायी ऊतक जैसे सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की वनस्पति, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। इसका उल्टा इसका उल्टा ये जटिल स्थायी ऊतक होता है, जब कई प्रकार की कोशिकाएं आकर मिलती हैं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के कारण जटिल। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं के आने के कारण जटिल स्थायी ऊतक बनता है। अब जटिल स्थायी ऊतक के भी तीन प्रकार हैं। जटिल स्थायी ऊतक के तीन प्रकार जटिल स्थायी ऊतक के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। बहुत आसान है इसका। जटिल स्थायी ऊतक का दो ही प्रकार है, दोनों के बारे में जानकारी लेनी है आपको। एक जलवाहिनी और दूसरा रसवाहिनी। अ, तो जटिल स्थायी ऊतक, पहले तो उसकी परिभाषा याद रखिए कब कैसे बनता है। एक से अधिक प्रकार की, एक प्रकार का जब ऊतक आकर एक प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा कौन सा ऊतक बनता है, सरल स्थायी ऊतक। और एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के कारण कौन सा बनता है, जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक के कितने प्रकार थे, तीन। मूल ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक के कितने प्रकार हैं, दो। जलवाहिनी और रसवाहिनी। तो जिस प्रकार से हमने सरल ऊतक के तीनों प्रकार के बारे में जानकारी ली थी, उसी प्रकार से जटिल स्थायी ऊतक के जो दो प्रकार हैं, जलवाहिनी और रसवाहिनी, इनके बारे में भी जानकारी लेंगे। जलवाहिनी, सबसे पहले हम जलवाहिनी के बारे में देखते हैं। जलवाहिनी नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जलवाहिनी मतलब, जल वाहिनी मतलब ले जाने का कार्य जो करते हैं, वहन का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। जल मतलब आप सभी जानते हैं पानी। तो वो ऊतक जो पानी ले जाने का कार्य करते हैं उन्हें जलवाहिनी कहते हैं। फिर भी इनकी विशेषता, इनकी आकृति, कोशिकाओं के प्रकार और इनके कार्य के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम। देखिए जलवाहिनी क्या है, इसकी विशेषता क्या है। इस कोशिका की दीवारें मोटी और प्रायः मृत कोशिका होती है। जलवाहिनी में सभी कोशिकाएं लगभग मृत होती है, मरी हुई होती है। और रसवाहिनी में सभी जीवित होती है। ये बात का अंतर याद रखिएगा। कोशिकाओं के प्रकार, किस प्रकार की कोशिका होती है, वाहिनिका, वाहिनियों और तंतु, ये मृत कोशिका है। जलवाहिनी मूल ऊतक, ये जीवित कोशिका है। हाँ, ये दो प्रकार की होती है इसमें। एक वाहिनियां और तंतु जो होती है वो मृत कोशिका की होती है, और जल वाहिनी मूल ऊतक ये जीवित कोशिका की होती है। इसके कार्य के बारे में ध्यान रखिए। एक दूसरे से जुड़ी हुई नलिकाओं जैसी रचना होती है, नल जैसी रचना होती है पूरे उसमें। और पानी और खनिज का वहन नीचे से ऊपर की दिशा में, ये लाइन याद रखिएगा। जो जल वाहिनी होती है वो एक डायरेक्शन में खाली ले जाने का कार्य करती है। पानी और जो खनिज मिनरल्स है उनको जड़ों से ऊपर की तरफ, ये ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आती, ये खाली नीचे से ऊपर की तरफ जाने का कार्य करती है। नीचे से ऊपर की तरफ जाने का कार्य कौन करता है, जल वाहिनियां करती हैं। और एक ही दिशा में होता है, ये याद रखिएगा। सिर्फ नीचे से, जड़ से ऊपर की तरफ, तने की तरफ जाने का कार्य जल वाहिनियां करती हैं। तो ये जल वाहिनियों के कार्य थे। अब दूसरा जो प्रकार है रसवाहिनी, इसके बारे में देखते हैं हम। रसवाहिनी, ये देख सकते हैं आप आकृतियां, इसकी विशेषताओं के बारे में। इस कोशिका में कोशिका द्रव्य वाली जीवित कोशिका होती है, जैसे हमने देखा था अभी। जलवाहिनी में मृत कोशिका होती है, प्रायः मृत होती है, सारी कोशिकाएं मृत नहीं होती, लेकिन इसकी सभी कोशिकाएं जीवित होती है। रसवाहिनी की सारी कोशिकाएं जीवित होती है। इसका प्रकार कौन कौन सी, इसके कौन कौन से प्रकार की कोशिकाएं हैं रसवाहिनी के, चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, रसवाहिनी मूल तंतु, जीवित कोशिका और रसवाहिनी मृत तंतु, मृत कोशिकाएं, ये कोशिकाओं के प्रकार हैं। किसके, रसवाहिनी की कोशिकाओं के प्रकार है। और अब इसका तीसरा कार्य हम देखते हैं। ये पत्तियों में जो शर्करा और अमीनो अम्ल जो होता है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नलियां
पत्तियों से शर्करा और अमीनो अम्ल का वहन ऊपर और नीचे दोनों दिशा में करते हैं। याद रखिएगा, जलवाहिनी खाली नीचे से ऊपर तक लेके जाती है। क्या लेकर जाती है? पानी और खनिज। लेकिन जो रस वाहिनी होती है वो पत्तियों से शर्करा और अमीनो अम्ल का वहन ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में कार्य करती है। कौन? रस वाहिनी। तो इस प्रकार से वनस्पति ऊतक के बारे में हमने जानकारी ली। फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। वनस्पति ऊतक के दो प्रकार हैं, विभाजीय ऊतक और स्थायी ऊतक। खाली इतना याद रखिएगा। अब विभाजीय ऊतक में भी विभाजीय ऊतक के तीन उप प्रकार थे। विभाजीय ऊतक के तीन उप प्रकार कौन कौन से थे? प्रवो विभाजीय ऊतक, आंतरिक विभाजीय ऊतक और पार्श्व विभाजीय ऊतक। उसी प्रकार से जो दूसरा स्थायी ऊतक था, स्थायी ऊतक के कितने प्रकार थे? दो प्रकार, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। अब सरल स्थायी ऊतक में भी कितने प्रकार के बारे में हमने जानकारी ली? तीन प्रकार के, मूल ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। और दूसरा जो जटिल स्थायी ऊतक था, जटिल स्थायी ऊतक में कितने प्रकार थे? दो प्रकार, जल वाहिनी, रस वाहिनी। दोनों के बारे में हमने जानकारी ली। तो इस तरह से ये जो वनस्पति ऊतक था ये यहाँ पर खत्म होता है। अब हम आगे जो है हमारा दूसरा जैव प्रौद्योगिकी के बारे में उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, ये बायोटेक्नोलॉजी, ये एक एक विस्तृत विज्ञान है। ये एक विज्ञान की शाखा में इसका इसका अलग ही महत्व है। इसमें क्या किया जाता है? जब शरीर के ये सजीवों के शरीर में कुछ जीवित कोशिकाएं पूरी तरह से विकसित होने का वो रखती हैं। जो खाली मनुष्य को अगर छोड़ दिया जाए तो वनस्पतियों में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनके एक कोशिका से पूरा शरीर बनाया जा सकता है। जैसे हमारा अगर हाथ है तो हाथ से हम अपना पूरा शरीर नहीं बना सकते। लेकिन वनस्पतियों का अगर जड़ खाली मिल गया या फिर कुछ वनस्पतियों के जड़ से हम पूरी वनस्पति बना सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे वनस्पति हैं उनका खाली आप एक डंडी लाके लगा दो तो फिर से उनमें एक अगर छोटी सी डंडी अगर लगा देते हैं आप उनका काट के तो पूरी वनस्पति तैयार हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वनस्पति शरीर के सजीवों में कुछ पूर्ण क्षम कोशिकाएं होती हैं। अगर उन्हें उचित वातावरण मिले तो ये पूरे सजीव का निर्माण कर सकते हैं, पूरे शरीर का। तो इसी इसी गुणधर्म का उपयोग करके जो जनु निर्धारित जैव रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करके इन्हें और उत्तम दर्जा देने का, अधिक कार्य करने का जो कार्य है वो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा किया गया है। तो आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, आप देख सकते हैं कि नैसर्गिक गुण के अतिरिक्त नए गुणधर्म धारण करने वाली वनस्पति व प्राणी की उत्पत्ति इस तंत्र ज्ञान के वजह से हुई है। वनस्पतियां देखिए, पहले वाले जो खेत में जो वनस्पतियां लगाई जाती थी या उगाई जाती थी उनमें और अब वाली वनस्पति तो इसके बारे में हम विस्तार में जानकारी लेंगे। क्या नैसर्गिक गुणधर्म के अतिरिक्त नए गुणधर्म धारण करने वाली वनस्पतियों की उत्पत्ति, जो नेचुरल गुणधर्म जिन वनस्पतियों में होता है उसके अतिरिक्त, उसके एक्स्ट्रा उसमें उसमें उनके जनक में चेंज करके जो उत्पत्ति की जाती है, ये इसका जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य कारण है। इसकी परिभाषा याद रखिए, मनुष्य के लाभ के उद्देश्य से। ये पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के फायदे के कारण ये किया गया है। ऐसे ही खाली मतलब मनोरंजन के लिए नहीं, लेकिन मनुष्यों के लाभ के उद्देश्य से सजीवों में कृत्रिम रूप से जनुकीय बदलाव व संकर का निर्माण कर सुधार करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये इसमें सबसे पहली लाइन जो है, मनुष्यों के लाभ के उद्देश्य से। वो जो नेचुरल गुणधर्म था उसके अतिरिक्त कुछ उनमें संकर क्रिया की जाती है, उनमें ऊतक संवर्धन या जनुकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। उसी को उसी क्रिया को क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। तो ये परिभाषा याद रखिएगा, मनुष्य के लाभ के उद्देश्य से। ठीक है। तो
अब जैव प्रौद्योगिकी में 2 तंत्र हैं। जैव प्रौद्योगिकी के तंत्र के कितने हैं? 2 तंत्र हैं। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग या जनुकीय अभियांत्रिकी, दूसरा है ऊतक संवर्धन। दूसरा ऊतक संवर्धन। तो ये अगर प्रश्न ये आता है कि जैव प्रौद्योगिकी के कितने तंत्र है, तो आपको लिखना है 2 तंत्र हैं। जनुकीय अभियांत्रिकी, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, और दूसरा है ऊतक संवर्धन। आपके किताब में ऊतक संवर्धन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, लेकिन इसका उपयोग भी इसका उपयोग क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी जो बायोटेक्नोलॉजी है, उसका यूज क्या है? पहले सबसे पहला है नकदी फसलों का उत्पादन। तो जो ऐसे फसल हैं उनके में वृद्धि भी की जाती है, उनका उत्पादन किया जाता है, जिनसे कैश पैसे मिले, वो जिससे किसानों के जो उनका रहन सहन है उनके उसमें वो उनको अगर किसानों के पास अगर पैसा है तो उनके उनका विकास हो सकता है। तो पैसा जब कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको जिनको नकदी फसलों के नाम दिए गए हैं, तो ऐसी फसलों का निर्माण किया करना इसमें मुख्य है, नकदी फसलों का। अब और फसलों का नकदी फसलों का निर्माण ही नहीं, उनकी प्रजाति में भी सुधार करना, उनकी नकदी फसलों की प्रजाति में भी सुधार करना। आप देख सकते हो पहले के जो कुछ गन्ने ऐसे होते थे, हरे हरे वाले गन्ने ऐसे होते, उनमें उन उसमें रस, और जो आप देख सकते हो आप अभी काले 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 करके जो आते हैं, उसमें कितना रस होता है, बहुत ज्यादा रस होता है वो। और उनकी इसी तरह से, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण ही मदद हो पाई है, उनकी प्रजाति में भी सुधार करना उनकी। और है तीसरा इसका उपयोग हम देख सकते हैं कि पर्यावरणीय जो प्रतान है, मतलब पहले पहले क्या होता था कि अगर ये जो हर फसल होती है वो एक मौसम में या उसके लिए एक उचित वातावरण चाहिए, अगर उसके विपरीत हुआ तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब क्या किया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उनके ऐसे ऐसे बीजों का निर्माण कर दिया गया है जो कुछ हद तक ये जो पर्यावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं, अचानक से गर्मी, अचानक से बाढ़, अचानक से सूखा, ये सब सहने की क्षमता उन बीजों में अपने आप उत्पन्न हो गई है। ये जैव प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा उपयोग है कि पर्यावरणीय प्रतान, पर्यावरण जो हमारा बदल रहा है, आप देख रहे हैं, हाँ, कभी भी कुछ भी हो जाता है, धूप के मौसम में बारिश होने लगती है, तो जो कि फसलों के लिए सही नहीं है। तो ये जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है। उसके साथ ही टीका निर्मित और भी उसके उपयोग हैं, जो तरह तरह के टीके बनाए जाते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के मदद से बनाए बनाए जाते हैं। जन्मजात रोगों का निदान, कुछ ऐसे रोग हैं जो जन्म से पूर्व ही बच्चे को हो जाते हैं, तो ऐसे रोगों का निदान करना भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है। इंद्रियों का प्रत्यारोपण, मतलब जो इंद्रियां खराब हो गई, हमारी शरीर के जो अंग खराब हो गए, उनका ऑपरेशन करके उनको सही से फिर से उनका उनका बनाना। कर्क रोग संशोधन, कैंसर सबसे बड़ी समस्या है। कर्क रोग में तरह तरह के जो समस्याएं आ रही हैं, उनमें उनका उसके बारे में जो दवाइयाँ या फिर उसमें कीमोथेरेपी की मदद, जो भी कुछ करना है, ये जैव प्रौद्योगिकी कर रहे हैं, उसमें बार बार संशोधित करने का कार्य कर रहे हैं। प्रयोगशाला में कृत्रिम त्वचा भी बनाई जा रही है। जैसे किसी का स्किन वगैरह खराब हो गया, जल गया, तो ये जैव प्रौद्योगिकी की मदद से कृत्रिम त्वचा भी बनाई जा रही है। तो ये इसके उपयोग थे, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग थे। फिर से आप याद रखिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग में क्या क्या है: नकदी फसलों का उत्पादन, उसकी प्रजाति में सुधार, पर्यावरणीय प्रतान सहन करने की क्षमता में वृद्धि, टीका निर्मित, जन्मजात रोगों का निदान, इंद्रियों का प्रत्यारोपण, कर्क रोग कैंसर के संशोधन में मदद, और प्रयोगशाला में कृत्रिम त्वचा बनाना, ऐसे कई सारे क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी काम कर रही है। अब
जो इसके दो तंत्र थे, आपने पढ़े थे, इसके जैव प्रौद्योगिकी के दो तंत्र हैं। पहला जनुकीय अभियांत्रिक या जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा ऊतक संवर्धन। तो इसमें हम इस बार हम ऊतक संवर्धन के बारे में जानकारी लेंगे। ऊतक टिश्यूज जो होते हैं, तो टिश्यू कल्चर के बारे में हम विस्तार में जानकारी लेंगे। आपने देखा होगा कि एक ही पौधे पर दो से तीन अलग अलग रंगों के फूल आना, और कि अगर आप जब ट्रेन वगैरह से जाते होंगे तो देखेंगे कि जो भुसावल की तरफ है, एक ही तरह के जो केले के पेड़ होते हैं, एक लाइन से लगाए होते हैं। तो ये सारे कार्य ऊतक संवर्धन की मदद से हुआ। देखिए, सजियों के शरीर व बाहर पोषण व निरंजक माध्यम से इनकी कोशिका या ऊतक की वृद्धि करने के तंत्र को ऊतक संवर्धन कहते हैं। बाहरी, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर ही कर लिया जाता है इनका संवर्धन, इनका विकास, अंदर नहीं। इस तंत्र द्वारा एक कोशिका या ऊतक से संपूर्ण सजीव की विकसित किया जाता है। किसी एक तंत्र को ले लिया जाता है, उसका कोई एक पार्ट कोई ले लिया जाता है, और उसी से पूरा पूरा सजीव निर्मित कर दिया जाता है। ये ऊतक संवर्धन का टिश्यू टिश्यू कल्चर के बारे में। देखिए, इस तरह से आपने देखा होगा, कई एक ही पेड़ पे कई सारे फूल भी देखे होंगे। तो ये जो फूल वगैरह की खेती है, ये सब नकदी फसलों में आता है। तुरंत बेचकर इसको तुरंत पैसे मिल जाते हैं। तो ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। आप आज जानते हैं कि फूल की खेती करना भी एक बहुत बड़ा उद्योग है, और उसमें भी बहुत सारे पैसे हैं। अब लेकिन जो वैज्ञानिक जिन्होंने इसका ये टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन को इसके बारे में ज्यादा इसके बारे में जो विस्तार में बताया, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। उनका नाम है फेडरिक कैंपियन स्टुअर्ट। ये इनकी इनकी इनका आप फोटो देख सकते हैं। इनका जन्म 1904 में और मृत्यु इनकी 1963 में 1993 में हुई थी। इनका नाम याद रखिएगा, फेडरिक कैंपियन स्टुअर्ट। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कोशिका व ऊतक की शरीर के बाहर ही वृद्धि हो सकती है, ये इन्होंने सिद्ध किया था सबसे पहले। पहले ये माना जाता था कि नहीं भाई, शरीर के बाहर नहीं हो सकती किसी कोशिका की वृद्धि। लेकिन नहीं, इन्होंने इसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि एक गाजर का उपयोग किया था। गाजर का ये देख सकते हैं आप, एक उसके किसी एक अंग को एक जड़ उसकी खाली ली गई, उसको देख सकते हैं आप। इसको लैब में लेके गए, और उस अंग पे ही कई सारे प्रजनन, विभाजन और विविधन प्राथमिक संस्कार करके उस एक जड़ के माध्यम से ही आप देख सकते हैं कि पूरा गाजर लैब में ही बना दिया गया, लैब में ही। तो ये सर्वप्रथम इन्होंने ही इसके बारे में जानकारी दी थी। इनका नाम फेडरिक कैंपन स्टुअर्ट। तो ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया है, इसमें पूरे शरीर की आवश्यकता नहीं है। किसी भी एक कंद मिल जाए, उसका जड़ मिल जाए, वनस्पति का कोई भी स्रोत मिल जाए, उसको लैब में ले जाकर प्राथमिक प्राथमिक संस्कार किया जाता है। फिर द्वितीय संस्कार, उसमें प्रजनन, विभाजन, ये सारी क्रियाएं करके उसको लैब में ही निर्मित कर दिया। उसको बाहर उसके अंदर कुछ जो जरूरी कार्य थे, उसके बारे में उन्होंने ये सबसे सर्वप्रथम इन्होंने बताया। अब जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कृषि कार्य व्यवस्थापन में क्या परिवर्तन हुआ है? ये तो जैव प्रौद्योगिकी में हमने देखा ऊतक संवर्धन, लेकिन इसका किसानों को क्या फायदा हुआ है या कृषि कार्य में क्या क्या उपयोग हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कृषि कार्य में जो इसका परिवर्तन क्या क्या हुआ है, देखिए, फसलों के डीएनए में ही बदलाव करके लाकर जौनकीय सुधारित प्रजाति, जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं, जीएम। आगे से आगे आगे आप देखेंगे कि उसको जीएम लिखा जाता है, जीएम बीज। जीएम बीज का मतलब जनुकीय सुधारित प्रजाति, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप
का निर्माण किया जाता है। उन जो फसलों के जो बीज है, पेड़ लगने के बाद उसमें कीटनाशक डालना और कीटनाशकों के बाद उसमें छिड़काव करना या उनका रख रखाव करना, इससे इसको क्या किया जाता है, इसको उनके डीएनए में ही, जो बीज होता है उसके डीएनए में ही बदलाव कर दिया जाता है ये। और बहुधा ऐसी प्रजातियां निसर्ग में नहीं पाई जाती। ये आप नेचुरली इनको, आप ऐसे इस प्रकार के पेड़ पौधे आप नहीं पाएंगे। इनको क्या, इनको लैब में ही तैयार किया जाता है। ऐसे बीजों को लैब में बनाया जाता है। वो बीज बाद में खेतों में डाले जाते हैं। लेकिन ये जो बीज है वो आपको सामान्य तौर पर निसर्ग में उपलब्ध नहीं है। ये बीज कहाँ बनाए जाते हैं, ये बीज लैब में बनाए जाते हैं। किसकी मदद से, जैव प्रौद्योगिकी की या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो इससे क्या हुआ, इससे इस प्रकार इस प्रजाति से नए निराले उपयुक्त गुणधर्म संकरित किए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कई कई तरह के इतने छोटे छोटे से पेड़ होते हैं और उसमें भी फल लगने लगते हैं। पहले इतना बड़ा बड़ा पेड़ हो जाता था, उसमें फल नहीं आते थे। अब छोटे से पेड़ में भी कई तरह के फल उगाने लगे। और फल की बात भी हो गई। और दूसरा जो बटाटे वगैरह है, या फिर कई सारे हर हर तरह के जो उनके बीज में ही परिवर्तन कर दिया, उनके डीएनए में ही परिवर्तन कर दिया। और डीएनए में परिवर्तन करने के कारण उनमें कई सारी ऐसे जो गुणधर्म है वो प्रत्यारोपित किए गए हैं, उसमें डाले गए हैं। कौन कौन से, आगे देखते हैं हम। तो ये पहला था। दूसरा है पर्यावरणीय प्रताप सहन करने की, इसके बारे में हमने पढ़ा था अभी। पर्यावरण प्रताप सहन करने की क्षमता, निरंतर बदलता तापमान। अब देखते हैं, कभी हमेशा तापमान कभी 30 डिग्री तो कभी 60 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन ये हम आप बच सकते हैं, घरों में जा सकते हैं, एसी चालू कर सकते हैं, फैन चालू कर सकते हैं। वो लेकिन जो खेत में वनस्पतियां हैं उनके लिए कुछ नहीं है ऐसा। उनको उनको इस तरह से अगर इनको रोकना है या इनको बदलाव करना है, तो अगर जो इनके बीज में ही इस तरह से कुछ गुणधर्म ऐसे प्रत्यारोपित किए गए हैं, जो ये जो बदलता हुआ मौसम है, सूखा है, अकाल है, बदलती जलवायु है, ऐसे कुछ नैसर्गिक प्रजाति सहन करने की क्षमता जीव प्रजाति के किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में वृद्धि दर्शाती है। ये देखिए, जीएम हमने पढ़ा था, जीएम का मतलब जनुकीय सुधारित प्रजाति। ये प्रजाति के बीज जो लैब में निर्मित किए जाते हैं। इन जो है गीला तापमान, बदलता तापमान, गीला सूखा अकाल, बदलती हुई जलवायु, इनमें जो नैसर्गिक नैसर्गिक रूप के जो बीज है वो वृद्धि नहीं कर पाते, वो सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। लेकिन जो जीएम प्रजाति के बीज है, ये इस प्रकार के बीज इस प्रतिकूल परिस्थिति में वे वृद्धि दर्शाते हैं। ऐसे में भी ये बढ़ते हैं, इनका विकास होता है। तो ये कृषि कार्य में एक परिवर्तन का ही कार्य है। तीसरा देखते हैं हम, कि जो उपद्रवी कीट है, रोग जंतु, रासायनिक अपत्रनाशक का प्रतिरोध करने की क्षमता इस प्रजाति में होती है पहले से। तो जो ये आप जानते हैं कि टिड्डियों का दल जब आता है कि तो खेत की पूरी फसल की फसल बर्बाद कर देता है, पूरे खेतों में जितनी फसल होती है पूरी। और आप ये भी जानते हैं कि एक दिन में कोई फसल निर्माण नहीं होती, कई 6-6 महीने लग जाते हैं फसलों को पूर्ण पूरी तरह से विकसित होने में। और उसके बाद एक दिन टिड्डियों का पूरा दल आए और पूरा खेत बर्बाद करके चला जाए। तो ऐसे में भी किसान को कृषि बहुत सारा नुकसान होता है। लेकिन इस तरह के जो बीज होते हैं इनमें भी कुछ हद तक उनके प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। और अगर ये इनमें भी आप जानते हैं कि उसके बाद वनस्पति जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं खेतों में, उसके बाद उनमें ये कीटनाशक छिड़के जाते हैं। और कीटनाशक छिड़कने की वजह से कभी कभी उनका प्रमाण ज्यादा हो जाता है। किसान उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उतना ज्यादा उनमें अगर किसी खेत में कितना कीटनाशक डालना है, कितना रासायनिक खाद डालनी है, ये अगर कम ज्यादा हो गया तो पूरा खेत बर्बाद हो जाता है, पूरा फिर से फसलें बर्बाद हो जाती है। लेकिन ये जो जीएम प्रकार की बीज होते हैं, इनमें बहुत हद तक इनमें इन प्रजाति में इनसे प्रतिरोध करने की क्षमता ही होती है। तो
कीटनाशक और अपशिष्टनाशक का उपयोग टाला जाता है। इनमें ये सब ऊपर से छिड़काव करने की जरूरत ही नहीं होगी। अ, तो ये भी एक कृषि कार्य में परिवर्तन है। लास्ट है जो जो जीएम प्रजाति की बीज है, इनके फसलों का पोषक मूल्य बढ़ता है। ये जो इनमें ना इस प्रकार के जो बीज होते हैं उनमें कई सारे पोषक द्रव्य होते हैं। आप जानते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि पौष्टिक आहार खाओ, पौष्टिक आहार खाओ। तो पौष्टिक आहार में उन जो फसलें खा रहे हैं हम, जो अनाज खा रहे हैं उनमें उनमें उस प्रकार के पोषक द्रव्य होना जरूरी है। तो ये पोषक द्रव्य ये जीएम प्रजाति में बहुत ज्यादा होते हैं, और आप जानते हैं कि इनमें कम खराबी आती है। इस तरह से तो जीएम प्रजाति की जो फसलें होती हैं उनका पोषक मूल्य भी बढ़ता है, और इनमें कम खराबी भी आती है। इनके पेड़ पौधे जो होते हैं, इस तरह के जो उगाए हुए पेड़ पौधे होते हैं वो कम खराब होते हैं। इस तरह की खेती में कम नुकसान होता है। तो ये हमने कुल चार परिवर्तन पढ़े जो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो कृषि कार्य में आए हैं। तो आज का हमारा जो सेशन था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।